चलिए बच्चों, अपन यूनिट डिस्कस कर रहे थे अपनी सॉल्यूशन, और आपको याद होगा मैंने सॉल्यूशन में आपको बताया था बच्चों राउल्स लॉ से डेविएशन, है ना। जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो तो आइडियल सॉल्यूशन थे, और जो राउल्स लॉ से डेविएट कर रहे थे वो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे। यानी कि जो एंटायर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन रेंज पर राउल्स लॉ को फॉलो जो है नहीं कर रहे थे, उनको अपन ने कहा था बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो कर रहे थे उनको बताया था आइडियल सॉल्यूशन। तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जो अपना सेकंड आता है बच्चों वो आता है सॉल्यूशन शोइंग solutions showing negative deviation from Raoult's law. यानी कि उन सॉल्यूशन की कहानी डिस्कस करेंगे अपन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। किससे बच्चों? राउल्ट्स लॉ से। वो अपन कैटेगरी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्या स्थिति है, जरा ये समझिए। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कम होगा और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा नेगेटिव डेविएशन में। तो मैं लिख दूंगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर। पहला जो पॉइंट है विल बी लेसर देन थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड, वेपर प्रेशर। देखिए ऑब्जर्व वाला कम होगा और कैलकुलेटेड ज्यादा होगा। देखिए समझिए ऐसा क्यों हुआ। यहां क्या होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कौन कौन सी होती है बच्चों? सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट। तो इसको मैंने एक एग्जांपल से आपको डिस्कस किया था। जब पॉजिटिव डेविएशन अपन ने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि समझिए आपके इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो जो है सॉल्वेंट है, बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं वो सोल्यूट है, क्योंकि वो कम अमाउंट में आ रहे हैं तो सोल्यूट है। आप ज्यादा हो, मेजोरिटी में हो, तो आपको मैंने सॉल्वेंट कंसिडर किया है, तो आप लोग सॉल्वेंट हैं। जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं वो सोल्यूट है। तब मैंने जो पॉजिटिव डेविएशन बताया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू सोल्यूट सॉल्वेंट। मतलब आपके बच्चों की आपस में दोस्ती बहुत अच्छी थी। जो आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, दोस्ती बहुत अच्छी थी, इंटरेक्शन अच्छा था। बाहर वाले बच्चों का आपस में इंटरेक्शन अच्छा था, लेकिन उनका और आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं था, है ना। ये था। अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या? कि जो आपके इंस्टीट्यूट में बाहर से जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनकी और आपकी बॉन्डिंग अब ज्यादा हो गई है और आपके आपस में बॉन्डिंग कमजोर हो गई है। समझ गए अब डिफरेंस क्या है? कि जो बाहर से बच्चे आए हैं यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यहां ज्यादा होगा। तो मैं लिखूंगा इंटरेक्शन कौन कौन सा है? सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट, और दूसरा इंटरेक्शन कौन सा बच्चों? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और इधर दूसरा इंटरेक्शन कौन सा है बच्चों? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो मैंने क्या बताया, कौन सी इंटरेक्शन ज्यादा होगी बच्चों? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हायर होगी, है ना। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई पूरी की पूरी बात? यानी कि बाहर के बच्चों की और आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो गई है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हायर होगा तो वेपर प्रेशर कम क्यों होगा? तो आपको पता है, एक चीज मुझे बताओ, जब आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी तो आप किसी को जाने दोगे क्या? नहीं जाने दोगे। जब वो जाएगा ही नहीं, एस्केपिंग टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, तो मैं कहूंगा लेस वेपर विल फॉर्म एंड लेस विल बी वेपर प्रेशर। वेपर बनेगी कम तो वेपर प्रेशर भी होगा कम। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में है दम। जब बॉन्डिंग मजबूत है तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम है। तो मैं लिख दूंगा
because due to higher interaction the escaping tendency is lesser. The escaping tendency is lesser. Hence, less vapor will form. Less vapor will form and less will be vapor pressure. समझ गए? कम वेपर बनेगी और कम ही वेपर प्रेशर होगा। तो मैं कहूंगा इस केस में कब, जब नेगेटिव डेविएशन वो शो कर रहा है तो वहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हायर होगा। इस वजह से वहां पर जो है एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो मैं कहूंगा वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो मैं कहूंगा वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो चलिए, ये इसका पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। अब दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, वो है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 मींस नेगेटिव होगा। तो आप समझेंगे, आप कहेंगे सर ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इसलिए ये नेगेटिव है क्या? देखिए, वो वाली वजह नहीं है। आप उसको ध्यान रख सकते हो कि भाई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन आप समझिए इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, डेल्टा एच जब नेगेटिव आता है तब आपको पता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है? आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हीट रिलीज होती है और उस केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। पता है आपको? तो अब मैंने क्या कहा, डेल्टा एच नेगेटिव है मींस लेस देन 0 है, मतलब प्रोसेस कैसी हो गई है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई है। और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई है तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, हीट रिलीज होगी। अब आप समझिए हीट रिलीज क्यों हुई है? सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हायर है, और जब इंटरेक्शन हायर होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। और जब मैंने आपको बताया था, मैंने जब पॉजिटिव डेविएशन अपन डिस्कस कर रहे थे तो वहां इंटरेक्शन कमजोर था, तो हीट रिलीज होने की बजाय हीट आपको देनी पड़ रही थी, तो वो प्रोसेस थी एंडोथर्मिक। ध्यान दीजिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस जहां होंगे वहां पर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ इंटरेक्शन हाई है इसलिए हीट रिलीज होगी। तो मैं क्या कहूंगा, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज heat is released due to higher interaction between solute and solvent. ड्यू टू हायर इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट सॉल्वेंट में जब इंटरेक्शन हाई है तो उस केस में हीट क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। तो समझ में आ गया ये 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग पर चलते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड पॉइंट आता है डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 मींस ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप फिर से वही सोचेंगे कि सर डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। वो आप ध्यान रखने के लिए, जैसे पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव था, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। अब आप समझिए नेगेटिव क्यों हुआ, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। नेगेटिव डेल्टा वी का मतलब क्या था? चेंज इन वॉल्यूम। तो
जब चेंज नेगेटिव आता है इसका मतलब डिक्रीज हुई है फाइनल वैल्यू, क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू डिक्रीज हुई है इसलिए चेंज नेगेटिव आया है। अब आप देखिए डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव क्यों आया है, बिकॉज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज हाई। जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई है तो उस केस में वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हाई इंटरेक्शन की वजह से वॉल्यूम में कमी आई है। तो वॉल्यूम मैं कहूंगा द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन will decrease the volume of solution will decrease due to higher interaction between solute and solvent, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में हायर इंटरेक्शन की वजह से बच्चों जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कर। क्यों समझो कि इंटरेक्शन ज्यादा होगी आपके दोस्तों की तो आप पास पास बैठेंगे कि दूर दूर जाएंगे, पास पास बैठेंगे, है ना। तो बिल्कुल पास पास रहेंगे मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। भाई आपकी अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो आप दूर दूर रहते, और दूर दूर रहते तो दोस्ती कमजोर थी तभी दूर दूर हो, उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन जब दोस्ती मजबूत है तो पास पास आएंगे तो बॉन्डिंग मजबूत होगी, और मजबूत बॉन्डिंग होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। चलिए फोर्थ पॉइंट पर और चलते हैं। ये मैं चर्चा कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की। बच्चों यहां पर भी दो बातें होंगी, एक तो है ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और एक है कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखिए ऑब्जर्व वाला बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा। देखिए क्यों हाई होगा, मुझे एक चीज बताइए, क्या जब इंटरेक्शन हाई होगा तो आपको एस्केप करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा? भाई एक चीज मुझे बताइए, जब बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग मजबूत है। अगर ये बॉन्डिंग कमजोर होती तो बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। यहाँ ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि दोस्ती मजबूत है, दोस्ती मजबूत है इसलिए एस्केपिंग टेंडेंसी कमजोर है ना। इसलिए मैं कहूंगा अगर आप उसको दोस्ती को तोड़ना चाहते हो तो हायर टेम्परेचर विल रिक्वायर्ड। समझ गए? तो मैं क्या लिख दूंगा, ड्यू टू हायर इंटरेक्शन, ड्यू टू हायर इंटरेक्शन between solute and solvent, समझ गए क्यों इंक्रीज हुआ? ऑब्जर्व वेपर बॉइलिंग पॉइंट हाई है, कैलकुलेटेड वाला लेसर बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हायर इंटरेक्शन है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। चलिए ये कहानी इसकी हुई। जरा एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के एग्जांपल से इसको अपन समझते हैं। जरा देखिए कैसे। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? क्लोरोफॉर्म, ये लीजिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CH3 होल ट्वाइस CO। अब जरा समझिए इसमें कहानी क्या होगी। इसमें कुछ इस तरीके की कहानी होती है। ये लीजिए क्लोरोफॉर्म, और इसको मैंने सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट किया है ना। वैसे डबल बॉन्ड होता है, यहां मैं दिखा रहा हूं एक बॉन्ड इसके साथ, है ना। डबल बॉन्ड होता है लेकिन मैंने इसको ये लो। अब आप समझिए पूरी की पूरी कहानी को। यहां पर इंटरेक्शन मजबूत हो गया है, ये अलग बच्चे हैं, ये अलग बच्चे हैं,
लेकिन अब दोनों में बॉन्डिंग मजबूत हो गई है नेगेटिव डेविएशन की वजह से। तो दोनों पास पास आ गए हैं, तो दोनों का इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया है ना। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसके नेगेटिव डेविएशन के, अब ये आपका होमवर्क है। जो आपकी 12th क्लास के बच्चे हैं वो तो अपने एग्जाम्पल्स अपनी बुक से लिख लेंगे सारे के सारे यहाँ, क्योंकि इसको गलती से भी हल्के में मत लेना, क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल पूछते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के। तो वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी बुक से, जो बच्चे नीट में हैं वो एनसीईआरटी बुक से सारे के सारे एग्जांपल्स यहां लिख लेंगे नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। ध्यान रखना, ये मैं खाली स्पेस लिख रहा हूं आपके लिए, यहां आप सारे एग्जांपल्स लिख लेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, 12th वाले बच्चे भी लिखेंगे और नीट वाले बच्चे भी अपने यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस यहीं से ही पूछा जाता है बच्चों। इनफैक्ट इस साल भी, यानी कि 2020 के अंदर जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी बच्चों ये पूछा गया है ना। डेविएशन शो करने वाले एग्जाम्पल्स आपको गलती से भी स्किप नहीं करने हैं, अपने बुक से लिख देने हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था नेगेटिव डेविएशन वाला, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन हाई होगी। जब मजबूत दोस्ती होगी सोल्यूट सॉल्वेंट में तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा। जब मजबूत दोस्ती होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि दोस्ती तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। जब दोस्ती मजबूत होगी तो अट्रैक्शन है, मतलब हीट रिलीज होगी। दोस्ती मजबूत होगी, पास पास आएंगे, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख पाएंगे इस पूरे के पूरे फिनोमेना को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा अपन इसके ग्राफ्स देखते हैं, अभी तक अपन ने ग्राफ डिस्कस नहीं किए। चलिए, जो अपना टॉपिक है वो है ग्राफ्स फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ्स फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये देखिए, अब जरा अपन ये ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अपने सारे ही आ जाएंगे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन वाला भी आ जाएगा, नॉन आइडियल वाला भी आ जाएगा। पूरा आप ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये मैंने एक्सिस बना दी है बच्चों। देखिए, इस एक्सिस पर हम लेंगे वेपर प्रेशर, वीपी से लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, या फिर चलो पूरा ही लिखता हूं वेपर प्रेशर, वीएपी। अब समझ में आ जाएगा वेपर प्रेशर। इस एक्सिस पर बच्चों मैं लेता हूं आपका मोल फ्रैक्शन, है ना। इधर भी वेपर प्रेशर आ जाएगा, है ना। ये वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन। अब आप समझिए, आपने बच्चों राउल्स लॉ पढ़ा है, और वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पी ए डैश, याद करो, राउल्स लॉ इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट। याद है बच्चों इस तरीके से, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर ए का जो वेपर प्रेशर है, यहां पर मेरे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, और बोथ आर वोलेटाइल, है ना, दोनों की वेपर बनेगी, क्योंकि जब तक वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो पी ए डैश इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट, ये राउल्स लॉ आपने पढ़ा है। तो यहां से मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चों, कि किसी भी लिक्विड का प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पी ए डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, और यही अपना राउल्स लॉ था। याद करो कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए y, और ये ले लीजिए आपका x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, क्योंकि ये ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू mx का। ये तो आपका हो गया है x, ये आपका हो गया है m, y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ। इसी तरीके से पीबी डैश की जब आप बात करोगे बच्चों, तो वो क्या बनेगा, एक्स बी पीबी नोट, और पीबी नोट कांस्टेंट होगा तो मैं क्या कहूंगा, पीबी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी।
यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। वही सेम ग्राफ बनेगा बच्चों। देखिए किस तरीके से, तो यहां पर मैं बात करता हूं, सपोज यहां पर जो एक्स ए है वो 0 है बच्चों। जैसे जैसे मैं इधर बढ़ता जा रहा हूं एक्स ए इंक्रीज होता जा रहा है और बढ़ के इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, है ना। मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, ये लीजिए 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, ये लीजिए, क्योंकि इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है तो ए का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे 0 है बच्चों। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं तो यहाँ इस पॉइंट पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1 है, दैट इज मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन है इसका 1 है। चलिए इसी तरीके से, तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर जो मैं इसका प्रेशर की मैं बात करूंगा तो वेपर प्रेशर इस एक्सिस पर है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। यहां से समझ में आ रहा है? तो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कैसा आएगा बच्चों, इस कुछ इस तरीके से आएगा। ये लीजिए, बोलो इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व है। वेपर प्रेशर यानी कि जो पी ए डैश है वो एक्स ए पी ए नोट के इक्वल है। बताइए सही है कि नहीं है? सिंपल सिंपल सही है। पी ए डैश वाला कर्व हो गया, एक्स ए पी ए नोट के इक्वल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। साफ साफ समझ में आ रहा है? इधर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होते 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 मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन है बच्चों इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर कौन प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हो गया है बच्चों पी ए नोट। बोलो क्लियर है कि नहीं? भाई मुझे एक चीज बताइए, यहाँ एक्स ए 0 है, यहाँ एक्स ए 1 है, तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता होता कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया है। तो यानी कि जब मोल फ्रैक्शन यहाँ ए का 1 है तो ऑब्वियस बात है एक्स भी यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जितने भी आप ऐड करोगे तो सारे किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। तो जब एक्स ए 1 है तो एक्स भी 0 होगा। बोलो ऐसा ही होगा क्या? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए है, और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पी ए नोट से। तो पी ए नोट आ गया है। पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई है, पी ए नोट के इक्वल हो गया है। ये तो हुई ए की कहानी। अब जरा बी की कहानी देखिए। बी बच्चों यहाँ पर 0 है, तो बी के लिए एक्सिस अपन ये लेकर के चलते हैं। एक चीज मुझे बताइए, जैसे जैसे आप इधर आओगे तो यहाँ पर एक्स भी बढ़ता हुआ 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स ए 0 है, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका जो मोल फ्रैक्शन की बात करोगे जब उनको ऐड करते हो तो 1 आता है। तो ऑब्वियस बात है जब यहाँ एक्स ए 0 है तो एक्स भी क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। तो मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे आगे आगे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, और मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होकर के कितना हो गया है? 1 हो गया है, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन बी का 1 है, यानी कि ओनली प्योर बी कंपोनेंट इज प्रेजेंट। तो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर आप बात करोगे तो वो यहाँ पर आएगा। चलिए मैं यहाँ कहीं बता देता हूँ। मुझे एक चीज बताइए, ये भी अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। पीवी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स भी है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेम वही ग्राफ होगा। चलिए थोड़ा सा सीधा बना देता हूं, रुकिए इसको अच्छे से मैं बना देता हूं। ये लीजिए बच्चों, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये आपको बनाया है पीबी डैश इक्वल्स टू एक्स बी पीबी नोट। आप समझिए इस पूरे ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ पी ए डैश इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नोट, ये भी वही बात मैंने कही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व था, ऐसा आ गया है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व है, ये भी इस तरीके से आ गया है, यानी कि पीबी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स भी, ये कर्व भी ऐसा आ गया है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एक्स भी 0 है, जैसे जैसे इधर पढ़ते जा रहे हैं एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, और एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज होकर के 1 हो गई है। इट मींस यहाँ पर सिर्फ प्योर कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। तो जब प्योर कंपोनेंट बी प्रेजेंट होगा तो ये इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस एक्सिस पर, ये क्या कह दूंगा मैं बच्चों? ये पीबी नोट होगा। तो अब आपको शायद पूरा कार्यक्रम समझ में आ गया है क्या, कि यहां पर सिर्फ कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है,
और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा पीबी नॉट, यहां प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा पीए नॉट। प्योर कंपोनेंट ए है तो पीए नॉट, प्योर कंपोनेंट बी है तो पीबी नॉट, और बीच में मैंने बता दिया पीए डैश एक्स से पीए नॉट, पीबी डैश एक्स बी पीबी नॉट। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा हो गया है कर्व, किसके लिए बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये राउल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। क्लियर पूरी की पूरी बात? अभी आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने ये पॉइंट तो आपने नीचे रखा है, ये वाला पॉइंट ऊपर किया है, ऐसा क्यों किया है? तो अभी समझ में आएगा जब मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको मेरे विचार से ये पूरा का पूरा केस समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे और देखिए इसको। अगर बच्चों मुझे पी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी ए डैश प्लस पीबी डैश। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पी ए डैश की जगह में क्या लिखूंगा? पी ए डैश की जगह में लिखूंगा एक्स ए पी ए नोट। पीबी डैश की जगह में क्या लिखूंगा बच्चों? एक्स बी पीबी नोट। बोले क्लियर है कि नहीं? कि है सिंपल भाई, ये तो हमने पढ़ाई है ना डाल्टन्स लॉ से कि जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, तो ये लिख दिया मैंने। अब आपको हमें एक बात पता है क्या? सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो अगर मुझे एक्स बी की जगह लिखना है तो मैं 1 माइनस एक्स ए पुट कर सकता हूँ। बताओ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? भाई एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल है, तो अगर मुझे एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए होगा, वो मैं रख देता हूं। जरा देखिए आगे क्या होगा। पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी की जगह मैंने रखा इधर पीबी नॉट। कुछ नहीं किया, ये एज इट इज है, एज इट इज रख दिया है। एक्स बी की जगह मैंने 1 माइनस एक्स ए रख दिया है, ये लिख दिया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसको। तो क्या बनेगा? पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स से पी ए नॉट प्लस, इसको सोल्व कीजिए, पीबी नॉट माइनस एक्स ए पीबी नॉट। बोलिए ये होगा कि नहीं होगा? अब आप देखिए जरा, यहां पर एक्स से पी ए नॉट और एक्स से पीबी नॉट कुछ कॉमन आ सकता है दोनों में। यस, तो मैं लिख सकता हूं पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स से पी ए नॉट माइनस एक्स से पीबी नॉट प्लस पीबी नॉट। इन दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन आया है? एक्स से कॉमन आया है, तो मैं लिख देता हूं क्या? पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, और बाहर मैंने कर दिया है एक्स ए प्लस पीबी नॉट। ये लीजिए पी सॉल्यूशन आ गया है। बोले सिंपल है, कुछ नहीं किया बेटा मैंने क्या किया? देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया बेटा? एक्स ए, तो अंदर क्या बचा? पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, उधर पीबी नॉट। अब आप देखिए पी सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन मेरी आई है फाइनली, देख पा रहे हैं आप? तो ये देखिए, ये है वाई एक्सिस पर है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस पर है, वेरिएबल है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो एम है, और ये सी है। तो इस तरीके का बन रहा है कार्यक्रम, देख पा रहे हैं आप? ये वाई एक्सिस पर पी सॉल्यूशन आ गया है। ये बच्चों एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये एक्स एक्सिस पर आ चुका है, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होता है, दैट इज एम, और ये सी हो गया है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है। ये स्लोप एम है, ये कब पॉजिटिव आएगा वो जरा देखिए। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, जब पी ए नोट ज्यादा है पीबी नोट से, पी ए नोट पीबी नोट से ज्यादा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मैं कहूंगा स्लोप विल बी पॉजिटिव। भाई साफ साफ पता चल रहा है। ये पॉजिटिव कब आएगा बताइए आप? ये पॉजिटिव तब आएगा जब पी ए नोट ज्यादा होगा, पीबी नोट कम होगा। तो पी ए नोट हायर है, पीबी नोट लेसर है, तो ये स्लोप पॉजिटिव आएगा। बच्चों ऐसा ही है क्या? यहाँ पर देखिए पी ए नोट ज्यादा है, पीबी नोट कम है, तो जब पी ए नोट हाई है तो स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों? देखिए पॉजिटिव आ रहा है। इधर जो स्लोप आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो स्लोप है ये किसका है? पी सॉल्यूशन का है, दैट इज एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पीबी नोट। बोले पूरी की पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपके आइडियल सॉल्यूशन के कर्व है। मीन सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, वो कर्व है आपके आइडियल सॉल्यूशन वाले। इसमें मैंने आपको
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले दो कर्व ये समझा दिए हैं, ये बता दिया है। ये कर्व बच्चों स्लोप पॉजिटिव आ रहा है क्या यहाँ पर? यस। कब होगा पॉजिटिव? जब पी ए नोट हाई होगा, पीबी नोट कम होगा। अगर उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब क्या है? अगर पीबी नोट हाई हो जाए, यहां लिख देता हूं, अगर पी ए नोट कम है, पीबी नोट हाई है, तो उस केस में स्लोप विल बी नेगेटिव। अगर पी ए नोट पीबी नोट ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसे भी बन सकता है। देखिए कैसे, यहां मैं बना देता हूं, यहां और लिखता हूं बीच में, ये दिख रहा होगा मेरे विचार से ये पूरा का पूरा। ये कैसे आएगा? मुझे एक चीज बताइए, अभी तो मैंने पी ए नोट को उधर लिखा है, अब मैं उल्टा कर देता हूं, क्या ये भी ऐसा भी आ सकता है? ये कर्व, ये लीजिए, यहां किसको ले लिया मैंने? पीबी नोट को ले लिया है, यहां किसको ले लिया है? पी ए नोट को ले लिया है। और अब जरा देखिए ये स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं स्क्रीन पे देखता हूं। यस, पूरी तरीके से दिख रहा है, विजिबल है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए इधर पी ए नोट है, इधर पीबी नोट है। जब मैंने पीबी नोट को हाई लिया है, पीबी नोट ज्यादा है, तो स्लोप कैसा आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है। पीबी नोट ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव है। देखिए ये स्लोप नेगेटिव है। और ये स्लोप पॉजिटिव क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि पी ए नोट हाई है। पी ए नोट हाई होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर इधर जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये कार्यक्रम नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो समझ में आ गई पूरी की पूरी बात? इस तरीके से ग्राफ बना है। अब आप मुझे बताइए, ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन वाला, तो यहां नीचे लिख देता हूं, ये किसके लिए है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कर्व इसी के साथ बनेंगे। किस तरीके से? अगर मैं इससे अपर लेता चला जाता हूं, वेपर प्रेशर इससे हाई, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया है। इससे कम लेते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन हो गया है बच्चों। ये हो गया है आपका पॉजिटिव डेविएशन। और जो लेसर वाला मामला चल रहा है, ये आपका हो गया है नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर हायर है तो पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से यहां पर भी मैं बनाऊंगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया है बच्चों, ये नेगेटिव डेविएशन। इसी तरीके से यहां चलिए, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन, है ना? तो ये आपको पूरा का पूरा कार्यक्रम समझ में अब आ गया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? ये लीजिए, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी और ये इधर इसके लिए हो गई है। तो ए और बी के लिए बता दी मैंने, बोथ लिक्विड्स ए एंड बी आर वोलेटाइल, दोनों के दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, यानी कि दोनों की ही वेपर बनेगी और वेपर प्रेशर होगा, तभी तो आप वेपर प्रेशर की बात कर पाओगे। तो बच्चों पी ए डैश पीबी डैश दोनों निकाल दिया है, सॉल्यूशन के लिए मैंने ये बता दिया है। तो पॉजिटिव डेविएशन जो इससे लाइन अप चलेगी, यानी कि वेपर प्रेशर हाई होगा, क्योंकि मैंने बताया था ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हाई होगा किसके लिए? पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए। और वेपर प्रेशर लो होगा किसके लिए? नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला अपर चलेगा, नेगेटिव डेविएशन वाला नीचे चलेगा। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो ग्राफ थे स्ट्रेट लाइन वाले, ये आइडियल सॉल्यूशन थे और ये नॉन आइडियल के हो गए हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही ग्राफ हमने कवर किए हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, ये वाला जरूरी नहीं है पी ए नोट हाई पर हो और पीबी नोट कम हो, क्योंकि जब हमने देखा जब पी ए नोट ज्यादा है पीबी नोट कम है तो स्लोप पॉजिटिव है, और उल्टा है पीबी नोट ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव है। तो ये आपको समझ में आ गया है, इस तरीके से ये यहाँ पे ग्राफ बनते हैं। तो बच्चों आपको एग्जांपल्स जरूर लिख लेने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के। ये यहाँ पर ग्राफ्स कंप्लीट हुए।